अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को, और उससे आगे फिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, और जहाँ हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के डायरेक्ट होती है, और उसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स होती है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉपर है, कॉपर की वायर है, उसकी जो लेंथ है वो L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। तो इस रेजिस्टेंस के इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी, करंट के फ्लो में जो रुकावट आएगी, जो ऑब्स्टेकल महसूस करेगा करंट अपने फ्लो में, जो अपोजिशन होगी करंट को, वो R है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, वो कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कुछ ना कुछ उसमें बहरहाल तौर पर मौजूद होना ही है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है करंट फ्लो में मौजूद होगी। तो हमने कहा कि जी एक हमारे पास कंडक्टर था, उसकी लेंथ L थी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो A है, तो उसमें ये R रेजिस्टेंस हुई। फिर हमने क्या किया कि उसी कंडक्टर की जो लेंथ है ना उसको डबल कर दिया, लेंथ हो गई डबल यानी 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहा, तो रेजिस्टेंस जो थी वो डबल हो गई यानी 2R हो गया। फिर हमने एक तीसरा केस देखा जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, लेंथ उतनी रही, तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ हाफ हो गई, R/2 वो हम लिखा हुआ है, यानी हाफ रेजिस्टेंस हो गई क्योंकि एरिया डबल हो गया है। इसको समझने के लिए ना बच्चों एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देते हैं कि ये हमें नहीं पता चल रहा है ये क्या हो रहा है। तो हम कहते हैं कि फर्ज करो कि एक एथलीट ने ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ये उसका ट्रैक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, और इस इनिशियल से पॉइंट से उसने ना फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। इधर खड़ा है एथलीट, उसे दौड़ना शुरू किया, इधर यहाँ कोई ऑब्स्टेकल मौजूद थी, कोई रुकावट पड़ी थी, उसको क्रॉस करना है, फिर आगे आके इधर क्रॉस करना है, और एक यहाँ रुकावटें मौजूद हैं, इन रुकावटों को वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन चूंकि उसने बहुत छोटे डिस्टेंस तक जाना था, ठीक है ना, तो वो ऑब्स्टेकल उसको महसूस हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि आगे डिस्टेंस बहुत थोड़ा था। हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया। जब हमने डिस्टेंस को यानी लेंथ को डबल कर दिया, आपका ट्रैक दुगना हो गया, तो ऑब्स्टेकल्स भी दुगनी होगी। यहाँ अगर 3 ऑब्स्टेकल मौजूद थी तो अब यहाँ पे 6 मौजूद हैं। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो इसके मुकाबले में यहाँ उसको रुकावट ज़्यादा महसूस होगी, तो यहाँ जब लेंथ डबल हुई तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डबल हो गई। अब जब एरिया की बात करते हैं, ट्रैक हमने एक तरह से चौड़ा कर दिया है, उसकी विड्थ में हमने क्या किया, इजाफा कर दिया। तो जब हमने ट्रैक को बड़ा कर दिया तो जो ऑब्स्टेकल पहले यहाँ पड़ी थी वो थोड़ी सी उधर को हो जाएगी, इधर मौजूद जो ऑब्स्टेकल थी वो थोड़ी इधर हो जाएगी, और यहाँ मौजूद ऑब्स्टेकल यहाँ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ बिल्कुल वही हो गई जो पहले केस में थी, लेंथ कम हो गई है, एरिया बड़ा हो गया। तो जो हमारा एथलीट है उसको बहरहाल तौर पर रेजिस्टेंस है, लेकिन पहले के मुकाबले में हाफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि बीच का जो हमने उसमें रास्ता दे दिया, इस बीच के रास्ते से वो जा सकता है। इसको अब आप कंडक्टर के केस में समझिए कि फर्ज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन ने मूव करके जाना था, इधर से इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था तो जो मटेरियल है आपके पास, इसके अंदर मौजूद एटम्स उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, करंट के फ्लो को अपोज कर रहे थे। जब यहाँ आपने उस लेंथ को डबल किया तो उसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, उन्होंने करंट के फ्लो को ज़्यादा अपोज किया। लेकिन जब ये केस बना कि आपने एरिया बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि वो जो अंदर के एटम्स थे वो थोड़े एक दूसरे से दूर हो गए, यानी उनके दरमियान स्पेसिंग हो गई, तो उस स्पेसिंग की वजह से करंट के फ्लो में रुकावट कम आई। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो थी वो हाफ हो गई। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है बच्चों कि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता होता है। मैंने अब दोनों केसेस में, अब अगर 3 केसेस आपके सामने बताए हैं तो एक ही कंडक्टर है, यानी मटेरियल एक ही है, कॉपर। अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो फिर उसकी और मतलब के रेजिस्टेंस होगी, लेकिन इन तीनों में केस जो है वो इस जैसा ही होगा, ठीक है। तो अब जो बातें आपने कही उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्ट है, और हमारी रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्स है। रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ ओवर एरिया के। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो इक्वालिटी, यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया रो, लेंथ ओवर एरिया। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय एरिया ओवर लेंथ। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आ गई, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको रो। तो अब हम इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि पीछे हमें जो समझ आया कि अगर हमारे पास क्या हो, कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 cm² हो,
और हमारे पास उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो, तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर से इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, इस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जितने करंट फ्लो में रेजिस्टेंस हो रही होगी ना, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देंगे। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को यूनिट वो आप आराम से सुकून से देख सकते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ओवर लेंथ है। अब देखो आर है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट बच्चों आपने कितनी दफ़ा देखा है कि वो ओहम होता है। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अगर लेंथ की बात करें तो उसका यूनिट होता है मीटर। तो ये मीटर और ये स्क्वायर एक दूसरे से कट गए, तो आपके पास क्या यूनिट बचेगा? रो इज इक्वल टू ओहम मीटर। आपके पास रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओहम मीटर। अब हम बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? जितनी बातें मैंने आपसे की है ना स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, उन सारों को अपने जहन में रखें और उनके बिल्कुल उल्ट चलना शुरू कर दें, तो आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो पहले मैं कह देता हूं कि ये रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, तो आपका जहन बन गया कि मैंने जो जो कहा है आपने उसके उल्ट जाना है। पहली बात तो ये देखें, पहली बात जो मैं आपको कहता हूं कि आप इसको उल्ट जाएं। आपके पास कंडक्टर का एरिया 1 cm स्क्वायर है और उसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर आपने कहा था रेजिस्टेंस। अब आप कहें इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर से जितनी कंडक्टेंस हो रही होगी, यानी जितना करंट फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर के अंदर से, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम देते हैं। फिर अगली बात उल्ट देखें। देखो आप कहते हो कि एरिया लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब लेंथ बढ़ती है तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो कंडक्टेंस जो है वो लेंथ के क्या हो गई? इन्वर्स हो गई। फिर आपने रेजिस्टेंस के केस में कहा कि जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो कंडक्टेंस के केस में आप कह सकते हैं कि जब एरिया बढ़ता है, जब स्पेसिंग होती है, तो जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस जो है वो एरिया के बढ़ाने से बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस एरिया बढ़ाने से कम हो जाती है। तो क्या हुई? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको नाम क्या देते हैं हम? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का। तो इसको शो किया जाता है कैपा से। कैपा से शो करते हैं तो हम लिख सकते हैं, अभी हमने कहा ये रेसिप्रोकल है, तो कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। और रो अभी आपने देखा है, रो क्या होता है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो आर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ओवर लेंथ होता है। अब चूंकि इसको रेसिप्रोकल करना है, इसको इन्वर्स करना है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, तो चूंकि ये इन्वर्स है, ये वाली वैल्यू इधर पुट की तो 1 ओवर आर हो गया। ये ए ओवर एल था तो यहाँ पे एल ओवर ए यानी लेंथ ओवर एरिया हो गया। अब यहाँ से यूनिट आप निकाल सकते हो। अभी बात हुई थी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओहम। लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। और एरिया का यूनिट क्या हुआ बच्चों? मीटर स्क्वायर। तो आपने इस मीटर से ये वाला स्क्वायर जो है वो कट किया, तो आप जब इसको ऊपर लेके गए, क्योंकि 1 ओवर ओहम था, तो ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स या पर ओहम पर मीटर, इसका आपके पास क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। होपफुली आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ना अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और उनके आपके पास जो है यूनिट्स भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस की। देखो मोलर कंडक्टेंस क्या है? सिंपल, पहले ये देखो, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन है, यानी 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर से होने वाली जो कंडक्टेंस है उसको आप क्या नाम दोगे? मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल, बड़ी सादा, कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें से जितनी कंडक्शन हो रही है, उसके आयन जितनी कंडक्टिंग पावर रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस। उसको शो किया जाता है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कैपा मल्टीप्लाइड बाय वी वॉल्यूम को शो करता है। कैपा जो है वो आपने अभी पढ़ा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो करता है। इसका फार्मूला ये भी होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर एम। तो अभी आपने कहा कि 1 मोलर सोल्यूशन से होने वाली कंडक्टेंस, और अब फार्मूले में देखो तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई, तो आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं हो, हम कहते हैं कि फर्ज करो ये केस देख लेते हैं। इस तरह का हमारे पास केस है कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसके ये एक समझ लें आपके पास क्यूब है, इसके अंदर आपके पास आप लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 मोल, यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोल। तो उसका मतलब है कि इतने खास पर्टिकुलर एरिया से जो कंडक्टेंस हो रही होगी वो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। ये अलग बात है कि अब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, चूंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट, बात समझे, आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हुआ है? 1 मोलर लिया हुआ है।
तो उसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस है, लेकिन इतने एरिया में से हो रही है तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही है। अब आगे उसका आप वॉल्यूम ज़्यादा कर लेते हो तो जितना वॉल्यूम आप लोगे 1 मोलर, उसकी कंसंट्रेशन वही रहे 1 मोलर, लेकिन जितना वॉल्यूम आप लोगे तो उस वॉल्यूम से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस आती जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय m। तो ये 1000 कहाँ से आया, इसको समझने के लिए आप ये देखें। अब कह रहे हो कि ये वॉल्यूम मोलर सोल्यूशन है, तो हम मोलरिटी की डेफिनेशन देखते हैं। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। अगर इस लीटर को मैं ml में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, अगर मैं इसको लीटर को ml में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ऊपर 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा ml में। अब देखो मोलरिटी को कैपिटल M से, वॉल्यूम को V से, इन दोनों की जगह ही चेंज कर दें बस। V इधर आ गया, M इधर आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय M। तो आपके पास फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाय V। तो V की चूंकि मेरे पास वैल्यू आ गई थी वो जो मैंने यहाँ पुट की, कैपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर M, तो लैम्डा M इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर M आ गया। इस तरह से अब फार्मूले में 1000 आया था। अगली बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। बच्चों देखो मोलर कंडक्टेंस आपको समझ आई, आप कहते हो 1 मोल से होने वाली जो कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस है। तो आप कह लो कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो उससे होने वाली जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैं रिवाइज करता हूँ आपके लिए, रिपीट करता हूँ सॉरी, कि आपके पास अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो उसके अंदर से जो होने वाली कंडक्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको भी लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है, अब फिर स्पेसिफिक आ गया, तो फिर वही बात है ना बच्चों, क्या बात बोला कि आपके पास ये देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इस तरह का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो उसका एरिया 1 cm² है। ठीक है, ये क्यूब है आपके पास, उसका एरिया क्या है 1 cm² और मतलब आप देखते हो उसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है आप एक सोल्यूट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो आप सोल्यूशन ले लेते हो, तो इसके अंदर से जो कंडक्टेंस हो रही होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो है ही, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना। आगे आप उसका जितना वॉल्यूम ले लोगे, जितना वॉल्यूम आप बढ़ा लोगे तो उस वॉल्यूम से आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये 1000 कहाँ से आया, चूंकि आप ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो तो ये नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं तो नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। उसी तरह से तो नॉर्मेलिटी के लिए n आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1, तो चूंकि ये जो वॉल्यूम है ये ml लीटर में है तो इसको मैंने ml में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 डिवाइडेड बाय n, इसकी जगह को रिप्लेस किया तो V इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ हमने इसकी जस्ट वैल्यू पुट किया, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर m। इस तरह से इसका फार्मूला आ सकता है। बाकी 2-4 बातें आपने याद रखनी है कि अगर आप फर्ज करो जो है वो डिल्यूट कर देते हैं, आप मतलब अपना सोल्यूशन जो है वो उसको मज़ीद डिल्यूट करते हैं, तो उस केस में आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों बढ़ती हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास सोल्यूशन जो है वो आप डिल्यूट करते हैं तो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों बढ़ जाती है। कैसे, अब देखिए आप जितना डिल्यूट कर रहे हैं इसका मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिल्यूशन से कम होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिल्यूशन से क्यों कम होती है कि जब आप डिल्यूट कर देते हैं तो नंबर ऑफ आइंस चार्ज कैरिंग करंट कैरिंग स्पीशीज कम हो रही होती हैं, करंट कैरिंग स्पीशीज आइंस कम हो रहे होते हैं क्योंकि आप डिल्यूट करी जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिल्यूशन पे कम होती है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डिल्यूशन पे बढ़ती है। तो चूँकि आप देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत थोड़ी कम या ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वॉल्यूम में तो बहुत फ़र्क आता है। मसलन आपने एक दफ़ा 100 ml वॉल्यूम लिया होता है और अगली दफ़ा आप वॉल्यूम जो है 200 ml कर देते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसलिए डिल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो होती हैं वो दोनों चेंज हो जाती हैं। होप ये चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद इंशाअल्लाह हम जो है मज़ीद फैराडेज़ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को देखेंगे।